जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप बहुत ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, इस यह जो वीडियो का सीरीज है, इसमें हमने आपको पॉलिटी का जो कि मौखिक क्यूज करा रहे थे। ठीक, तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज है संविधान संशोधन। क्या चीज़? संविधान संशोधन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज़? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि अमेंडमेंट है। क्या? अमेंडमेंट, असेंबली नहीं, अमेंडमेंट है। ठीक, अब इसी में देखिए पहला प्रश्न, देखिए इसमें क्या है वह देखिए। इसमें कहता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। यानी देखिए सीधा क्वेश्चन पर करते हैं, उतना हवाबाजी माने इसका फायदा नहीं है। ठीक, तो देखिए कहता है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत या अंतर्गत लिया जाता है। किसके अंतर्गत है या है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत है। लेकिन यह भाग किस में है? यह भाग 20 में है। क्या चीज? संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है, लेकिन अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। तो विधेयक जो है, संविधान में कोई चीज संशोधन करना है, उसको किस सदन में विधेयक को पेश करना होगा? उच्च सदन में या निम्न सदन में, यानी कि राज्यसभा में या लोकसभा में। या देखिए क्या है, कहता है कि लोकसभा अथवा राज्यसभा या किसी भी सदन में, यानी कि आप कोई भी सदन में पास कर सकते हैं, तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, यानी किसी भी सदन में पास कर सकते हैं। अगर किसी संविधान यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान का लघु संविधान संशोधन कहा गया या लघु संविधान कहा जाता है, तो वह है 42वां संविधान संशोधन। क्या चीज? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है इसी में संविधान बहुमत से संशोधित किए जाने वाला मुख्य उपबंध, यानी कि कहता है सीधा सीधी कि संविधान वैसे नहीं कि कोई संविधान में संशोधन कर सकता है, नहीं, उसके लिए क्या एक अलग से उपबंध बनाया गया। उपबंध मतलब नियम बनाया गया। अब कौन सा नियम है वह देखिए। कहता है कि यानी कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4, अनुच्छेद कहते हैं 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देता है। यानी कि संविधान का जो कौन, अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को यह विधि द्वारा अधिकार देता है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं। यानी कि पहला बात, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में सीधा कहता है कि भारत में क्या है? 28 राज्य और 8 को केंद्र शासित है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 यही कहता है। लेकिन अनुच्छेद 2, 3 और 4 कहता है क्या चीज? कि भारत जो है कि भारत, पहले बात समझिए, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो कहता है कि भारत में दूसरा कोई राज्य को शामिल कर सकते हैं, या अनुच्छेद 3 में कहता है कि अपने ही राज्य को तोड़कर नया राज्य बना सकते हैं। और अनुच्छेद 4 में कहता है कि यह दोनों जो मतलब संविधान में जो चेंज होगा उसको संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 4 में कहता है। वही चीज इसमें लिखा है। कहता है कि नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। ठीक, किसके तहत? ये तीनों के तहत, अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत। अगला है नंबर 2 में अनुच्छेद 75, उसके बाद अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 165 के 5 तथा अनुच्छेद 221 के 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तित की अनुमति देता है। यानी कि द्वितीय अनुसूची जो है उसमें परिवर्तन करने का अनुमति देता है। अच्छा, दूसरा अनुसूची में है क्या चीज? दूसरा अनुसूची में, यानी देखिए पहला अनुसूची में क्या है? पहला अनुसूची में वही है, यानी कि राज्य जो है, संघ जो है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 2 में है क्या? अनुसूची 2 में है क्या चीज? वेतन भत्ता। ठीक, चलिए अब देखिए आगे है इसी में अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 105 के 3 में है संसद द्वारा पारित किए जाने पर, यानी संसद के द्वारा पारित किए जाने पर जो विधेयक होगा, किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। यानी कि जब संसद द्वारा कोई कानून पास हो जाएगा, ठीक, तो राष्ट्रपति क्या करता है उस पर? राष्ट्रपति के पास क्या एक विशेष अधिकार होता है कि वह चाहेगा तो साइन करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ठीक, इस तरह से है, लेकिन उसका भी लिमिट है कुछ समय के लिए। ठीक, आप देखिए आगे इसी में प्रश्न है। अगला प्रश्न वह देखिए क्या है। अगला प्रश्न इसमें कहता है कि अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 106 मतलब 106, यानी कि 106 संसद द्वारा, इसके द्वारा संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्य के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था, यानी कि अनुच्छेद कहते के तहत जत्ते मंत्री सब है, जत्ते सांसद सब है, उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ठीक, तो वेतन मिलता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 106 के तहत सभी संसद के सदस्य को वेतन मिलता है। ठीक, अब आइए आगे। अगला है इसी में अनुच्छेद 120 के 2, कहते हैं अनुच्छेद 120 के सब क्लॉज 2 में संसद द्वारा किसी भी, यानी कि किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर, कोई नया व्यवस्था नहीं करने पर 15 वर्ष के उपरांत
अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। यानी कि कहता है संसद द्वारा अगर कोई नियम नहीं बनाया गया, किसके द्वारा, संसद के द्वारा 15 वर्ष के उपरांत, मतलब 15 वर्ष तक, तो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी अपने आप भाषा हो जाएगा किसका, संसद का। ठीक, अब चलते हैं आगे नंबर 6 में। अनुच्छेद 124 के एक, यानी अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 1, इसमें यह व्यवस्था है कि संसद, इसमें यह व्यवस्था है, किसमें, अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर, संसद के द्वारा कोई व्यवस्था न होने पर होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। यानी कि अगर संसद कोई कानून ना बनाए किस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, यानी सुप्रीम कोर्ट में कितना न्यायाधीश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो संविधान में पहले से लिखा है कि कहते हैं 7 न्यायाधीश अपने आप होगा, 7 न्यायाधीश से कम नहीं हो सकता है, किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। अगर संसद नियम बना देगा तो क्या हो जाएगा, 7 से अधिक, लेकिन कम से कम 7 से कम नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादा हो सकता है। अब चलते हैं आगे, अगला है इसी में कि अनुच्छेद 135, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति है, किसको, संसद को। यानी कि कहता क्या है कि संसद और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में हल्का फुल्का क्या है, तालमेल है। देखिए क्या है, कहता है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति है। अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन उसके फैसला को कुछ नहीं कर सकता है, कौन, संसद। अगला है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 के 1, मतलब सब क्लॉज 1 में कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था है। यानी कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था है। विधानसभा को कौन भंग करता है, विधानसभा को राज्यपाल भंग करता है, लेकिन विधान परिषद को कौन भंग करेगा, विधान परिषद को भंग करेगा संसद, यानी संसद में कानून पास करके भंग करना होगा। अगला है अनुच्छेद 239, इसमें कहता है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करना, यानी कि संघ केंद्र शासित प्रदेश जो उसके लिए मंत्री परिषद का निर्माण करना कौन करेगा, संसद करेगा। कौन, मंत्री परिषद का सृजन करना, किसमें, संसद नहीं, यानी अनुच्छेद 239 के तहत सृजन करेगा। अगला है कि दिल्ली में, यानी कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, वही कहता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संविधान संशोधन के द्वारा बना। तो 69वें संविधान संशोधन के तहत भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया। कब, 69वां संविधान संशोधन के तहत भारत की राजधानी कहाँ, देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा बना, तो 69वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, कब, 1992 में दिल्ली राजधानी बना, किसका, भारत का। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है इसी में, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहता है कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, यानी कि 106वां संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित है, वह लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण, मतलब 33% आरक्षण से, यानी कि नारी सशक्तिकरण, अधिनियम का जो नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखिए ये सब है जो है इससे कहने का है, लेकिन देखिए जबते है महिला किसमें, 33% जो है क्या काम का महिला है संसद में। जब देश में रेप होता है, कुछ बोल नहीं पाता है, महिला पर कोई घटना होता है, कोई ऐसा उस पर महिला के ऊपर होता है तो कुछ बोलता ही नहीं, चूचा भी नहीं कर पाता है, तो रहने से क्या फायदा है बताओ, यानी कि महिला लोग जो है अपना काम खुद से बिगाड़ लेती है। अगर मान लीजिए 33% जो है कि 100 में, किसका, 100 में कहता है 33 गो महिला है, तो तब पर भी कुछ नहीं कर पाता है। बताइए वो सब क्या है कि किसी के द्वारा रखा गया, अपने दम पर जाएगा तब ना कुछ बोलेगा, वहां कुछ नहीं बोल पाता है। चलिए अगला है इसमें कि इस नियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 के A में संशोधन किया गया, जबकि नए अनुच्छेद 330 के A, 332 के A, 333 के 334 के A को जोड़ा गया। यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए है। यानी कि देखिए अभी जो है कि महिला क्या है कि आरक्षण बढ़ाएगा महिला का, 2026 में ही होना था, ठीक। अभी जो चर्चा में था क्या चीज कि महिला विरोधी कानून, मतलब जो लाया था उसको पास नहीं होने दिया, ठीक। तो लेकिन वह एक्चुअल में था नहीं, ठीक, मतलब महिला के लिए वह था क्या चीज, वह था लोकसभा सीट को बढ़ाने के लिए था, ठीक। चलते हैं अब देखिए इसमें क्या है। अगला कहता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002, देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 के A संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया,
66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का ए, जिसको 21 का ए में है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चा को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। ठीक, किसमें? मौलिक अधिकार में है। जिस तरह से बोलने का अधिकार है मौलिक अधिकार, उसी तरह से क्या जी 21 का जो ए है, इसमें शिक्षा का अधिकार। आप जो है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के लिए उसका गार्जियन का यह जिम्मेवारी है उसको पढ़ने के लिए भेजे, चाहे जहाँ भेजे, स्कूल भेजे या जहाँ भेजे, उसको क्या करना? शिक्षा देना है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न इसी में है, क्या कहता है अगला प्रश्न? देखिए, इसमें कहता है कि भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? कब जोड़ी गई? तो कहता है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। कुल्ले संविधान जो है मूल संविधान में क्या गो अनुच्छेद था? 8 गो। ठीक, तो 8 के बाद 9वीं है, तो 9वीं कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। अगला है संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है? तो वही 86वां संविधान संशोधन लास्ट में था क्या चीज? 86वां संविधान संशोधन कब लाया? 2002 में। तो वह किससे संबंधित है? वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, यानी कि निःशुल्क भी होना चाहिए और क्या, और अनिवार्य भी है, मतलब कि फ्री में और निश्चित रूप से शिक्षा देना है। अब चलते हैं आगे। अगला है कि विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। देखिए क्या चीज कहता है कि विधानसभा तथा लोकसभा दोनों में, विधानसभा मतलब राज्य वाला, लोकसभा मतलब केंद्र वाला, के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। देखिए प्रतिबंध इस तरह से लगाया गया है कि अभी भी दल बदल हो जाता है, नहीं होता है। अभी रिसेंटली में क्या है, राघव चड्ढा जो है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चला गया था ना। राघव चड्ढा जो है कि पहले कंपनी में जो 28 दिन का रिचार्ज होता है उसको 30 दिन करते करते, मतलब कि कंपनी का जो है कि ड्यूरेशन महीना वाला बढ़ाते वह अपना ही मतलब वह अपना वेतन ही बढ़ाने के लिए चल गया। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि वह बीजेपी में शामिल हो गया ना। उसका ट्रोल भी बहुत किया गया उसको। चलते हैं, अब देखते हैं आगे। अगला है कि भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? यह देखिए, लोकसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से, यानी कि सीधा सीधी बात है कि कहते हैं 69वां संविधान संशोधन जो है वह किससे संबंधित है? वह आरक्षण से है। कौन सा, किसके आरक्षण से? तो अनुसूचित जाति जिसको बोलते SC और ST से। ठीक, अब चलते हैं आगे। अगला इसी में वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतलब किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधी विधियों के आरक्षण से, संरक्षण से, कृषि भूमि के संरक्षण से संबंधित है। कौन? 9वां अनुसूची। अब देखिए अगला इसी में है क्या है अगला प्रश्न? अगला कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक पर पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। यानी कि सीधा सीधी बात है। इसमें कहता है कि लोकसभा में भी अलग बहुमत से पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी अलग बहुमत से पास होना चाहिए। वह किस पर है? तो संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन करना आसान नहीं है। ठीक, चलती, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए, जिसके पास लगभग 400 प्लस सीट आएगा ना, जिसको लोकसभा में, वह आराम से जो मन होगा वो कर सकता है संविधान में। ठीक, यानी जो मन सो, इसका मतलब ये संविधान पूरा चेंज कर दे, नहीं। उसका बेसिक स्ट्रक्चर दिया है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ ना हो, उसके बाद वो जो चाहेगा वह कर सकता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है। यही माने कि यह गोलकनाथ था, लेकिन केशवानंदन भारतीय बनाम जो केरल राज्य था, केस था, हुआ क्या, एक केस था, उसमें जाके बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया है कौन? सुप्रीम कोर्ट। वह भी आ जाएगा इसी में। अगला है कि भारतीय संविधान के संशोधन में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% सीमित कर दिया गया। यानी कि सीधा सीधी बात है कि कुल्ले जागो सदस्य होगा किसमें? लोकसभा में, उसका मात्र 15% ही मंत्री रह सकता है। क्या जी? मंत्री रह सकता है। तो किसमें किया गया? 51वां संविधान, कहते हैं 51वां नहीं, 91, 9 पर 1, 91। ठीक, तो 91 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया यह प्रावधान, यानी कि
कहता है कि जितने लोकसभा यानी कि लोकसभा में मेंबर है उसका 15% ही मंत्री बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं, प्रधानमंत्री लगाकर। अगला है विशेष बहुमत और राज्यों के, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए, उसी को बोलते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत अंतर्गत आने वाली विषय, कौन कौन विषय, यानी कि विशेष बहुमत होना चाहिए और राज्य का भी समर्थन होना चाहिए। तो उसमें कौन सा विषय आता है वह देखिए, उसमें विषय है कहता है, क्या कहते हैं, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद किसमें 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, ठीक। निर्वाचन के संबंधित में कानून बनाएगा तो सबका सहमति चाहिए। अगला है अनुच्छेद 55, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आसान नहीं है बदलना। अगला है अनुच्छेद कहते हैं 73, आर्टिकल कहता है 73, इसमें है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में, इसको पहले याद करना। अनुच्छेद 162, इसमें राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सबका जो है कि कार्यपालिका का जो शक्ति है और यानी कि कार्यपालिका के राज्य का और संघ का कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है उस सबको आसान नहीं है चेंज करना, बढ़ाना। अगला है क्या चीज, अनुच्छेद 243, संघ राज्य यानी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अगला है भाग 5 में, भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट। भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, ठीक। अगला देखिए, अगला इसमें क्या है, अगला प्रश्न वह देखिए, अगला प्रश्न है इसमें क्या चीज कि 7वीं अनुसूची की किसी सूची मतलब देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची का चर्चा है। कौन कौन, संघ सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय रहेगा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में जो विषय रहेगा उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो विषय रहेगा उस पर दोनों कानून बनाएगा, ठीक। इतना याद रखना है। अगला इसमें यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुसूची 4। संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4, यानी कि अनुसूची 4 में क्या सीटों का आवंटन है। अगला है स्वयं, यानी कि स्वयं अनुच्छेद 368, इसमें है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में संशोधन, ठीक। अगला है आगे देखिए, अगला है मिसलेनियस मतलब विविध, क्या है, विविध है, ठीक। देखिए इसमें जो है कि आपको क्या करना है, इसमें नाम है और क्या, यानी कि भारत के राष्ट्रपति एवं उसका कार्यकाल। अब जो क्या, अब विविध है, इसमें बहुत सारा क्या चीज याद करने वाला चीज आएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि इसके बाद एक क्लास और होगा, उसके बाद पॉलिटी खत्म। उसके बाद देखेंगे क्या चीज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक। क्या चीज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, और बीच बीच में आपको क्या, यानी कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव चलेगा किसका, पॉलिटी का, लेकिन बीच बीच में जो है कि मद निषेध का उसे क्वेश्चन बैंक है, ठीक, रुकमणी का, उसका भी क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक। यानी कि एक वीडियो में कहते हैं 10 क्वेश्चन होगा। चलते हैं आगे, इसमें कहता है अगला कि यानी कि जीवन काल, किसका जीवन काल है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति एवं उसका कार्यकाल। देखिए उतना पूरा सबका याद नहीं करना है, इसमें याद करना है कि प्रथम राष्ट्रपति है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका कार्यकाल जो है यानी कि जीवन काल कहते हैं 1884 से 1963, ठीक। इसका जीवन काल किसका, राष्ट्रपति का। इसका जन्म हुआ था 1884 में और मर गया कब, 1963 में, ठीक। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कब से कब तक राष्ट्रपति रहा, तो यह 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। कब 26 जनवरी 1950 से, अच्छा 26 जनवरी 1950 को ही कैसे बना, देखिए इसका जो है एक और डेट है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को भी पूर्ण रूप से लागू किया गया था, किस रूप से, पूर्ण रूप से, लेकिन संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था कब, 26 नवंबर को, कब 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। कब, संविधान को आंशिक रूप से, यानी कि यानी कि 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था कब, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरा संविधान को लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन राष्ट्रपति को चुना गया, और तो कौन चुना गया, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब, 26 जनवरी 1950 से
13 मई 1962 तक, यानी कुल क्या वर्ष तक रहा था, कुल मिलाकर यह 12 वर्ष रहा था। कहते हैं 12 वर्ष तक रहा था। अगर वैसे देखिएगा महीनों में भी दिन निकालिएगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो कहते हैं देखिए 1962 में कहते हैं जनवरी 26 जनवरी को पूरा जाएगा, कहते हैं 12 वर्ष नहीं पूरेगा, क्योंकि उधर कहते हैं 1 डेढ़ महीना ज्यादा है, ठीक। अब चलते हैं अगला। अगला है दूसरा नंबर में बना कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जन्म कब हुआ, 1988 में, 1888 में जन्म हुआ था और इसका मृत्यु कब हुआ, 1975 में। लेकिन क्या चीज, इसका कार्यकाल कहते रहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कहते हैं, कार्यकाल देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, मात्र ये कहते हैं 5 साल तक रहा, कहते हैं 5 वर्ष तक रहा। कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक, याद रखना इतना। अगला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह कब से कब तक रहा, यह रहा 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, यानी कि यह 2 वर्ष तक रहा। और सबसे पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। इतना बात याद रखना है। चलते हैं अब, देखिए इसको पूरा याद नहीं करना है। अब चलते हैं आगे, इसमें अंतिम वाला 3 को पहले से हो गया और 3 को लास्ट से। लास्ट में कहता है अभी जो वर्तमान में है, क्या जी, वर्तमान में कौन है, 15वां क्रम का प्रधान, क्या जी, राष्ट्रपति है। कौन क्रम, अच्छा सब 15वें क्रम का है। राष्ट्रपति, क्या जी, राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री हो गया, ये दोनों किस क्रम का है, दोनों है 15वां क्रम का, ठीक। चलिए अच्छा, क्या जी, उपराष्ट्रपति भी 15वें क्रम का है। तीनों किसका, देखिए राष्ट्रपति 15वां क्रम, उपराष्ट्रपति 15वां क्रम, प्रधानमंत्री भी 15वां क्रम का है, ठीक। चलिए अभी जो वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। इसका द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ है, 1958 में। और यह देखिए आजाद भारत में जन्म लेने वाला, क्या आजाद भारत में जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति है कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक। आजाद भारत में जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति जो बना है वह है कौन, द्रौपदी मुर्मू, और ये पहला है। बाकी बात सब जो है कि सबका जन्म 1947 से पहले का है, ठीक, द्रौपदी मुर्मू को छोड़कर। चलते हैं अब, और क्या है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 में हुआ है, लेकिन अभी इसका तो मृत्यु नहीं हुआ है, जिंदे है। लेकिन इसका कार्यकाल जो है कब से कब तक, 25 जुलाई 2022 से अब तक मतलब 5 साल पूरेगा तब न, 5 साल क्या पूरेगा, 2027 में फिर चुना होगा किसका, राष्ट्रपति का। उसके बाद देखा जाएगा कौन राष्ट्रपति बनता है। अब चलते देखिए इसका, देखिए अंतिम से हो गया, लेकिन यह प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति, मतलब क्या चीज, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बना, महिला में पुरुष में भी सब, प्रथम आदिवासी मूल की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन द्रौपदी मुर्मू से पहले कौन था, द्रौपदी मुर्मू से पहले था रामनाथ कोविंद। कौन था, रामनाथ कोविंद, जो कि यह रामनाथ कोविंद बिहार का राज्यपाल भी रह चुका है। इसका जन्म 1945 में हुआ है, लेकिन इसका कार्यकाल कब था, नाम याद रखना है, नीचे से भी 3 को। इसका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक, ठीक। अगला है देखिए, इससे 5 साल घटाइए, मतलब इस जो यहाँ है वही आएगा, अब इसके साथ 5 साल घटा दीजिए, उतना से कार्यकाल हो जाएगा। रामनाथ कोविंद से पहले था प्रणब मुखर्जी। कौन, प्रणब मुखर्जी था, ठीक। इसका कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। और यह यानी कि प्रथम बंगाली राष्ट्रपति था, कौन था, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन था, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। जैसे देखिए कौन है, प्रणब मुखर्जी प्रथम बंगाली राष्ट्रपति था, मतलब बंगाल का पहला राष्ट्रपति, बंगाल राज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, प्रणब मुखर्जी। अगला है कि प्रतिभा पाटिल, यह क्या, प्रथम महिला राष्ट्रपति था। कौन, प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति, यानी कि प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। लेकिन प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू। अगला अब आगे आइए, आगे कहता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह जो क्या, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, एक ही बार वैज्ञानिक जो है कि राष्ट्रपति बना है, यानी प्रथम बार में कौन बना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब तो जो देखिए, अब जो राष्ट्रपति का जो चुनाव करवाता है वही सब मूर्ख चपाट रहता है, ठीक। तो वाला वैज्ञानिक को कहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब चलते कहाँ, अब चलते इसका हो गया, ठीक, इसमें इतना ही है, ठीक। आप देखिए इसमें थोड़ा सा और, चलिए अब देखिए आगे। अगला है क्या, अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहता है उसी को बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए
क्या है, हीरालाल जेकानिया प्रथम जो है, यानी कि सीधा सीधी है क्या चीज, देखिए इसका कार्यकाल क्या हुआ, यानी कि पहला कौन मुख्य न्यायाधीश बना, पहला मुख्य न्यायाधीश बना हीरालाल जेकानिया। कौन बना पहला, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट जिस समय स्थापना हुआ था, उस समय, स्थापना नहीं मतलब आजादी के बाद का, आजादी के बाद का, ठीक, आजादी के बाद का। तो कार्यकाल देखिए यहाँ क्या है, प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बना उसका कार्यकाल है किसका, 26 जनवरी 1950 से लेकर कहते हैं 6 नवंबर 1951 तक, यानी कि 1 साल, नहीं 1 साल था। इसका जो है कि नाम याद रखना है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, हीरालाल जेकानिया, ठीक, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया था। दूसरा जो है, दूसरा मुख्य न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री, कौन, एम पतंजलि शास्त्री था, दूसरा मुख्य न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री था। तीसरा था मेहर चंद्र महाजन, कौन, मेहर चंद्र महाजन। पहला कौन, हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया, दूसरा था एम पतंजलि शास्त्री, दूसरा एम पतंजलि शास्त्री, तीसरा था मेहर चंद्र महाजन, कौन, तीसरा जो था, तीसरा मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद्र महाजन था, ठीक। चौथा में कौन था, बीके बनर्जी, चौथा में बीके बनर्जी था, ठीक। ऊपर से 4 गो और नीचे से भी याद रखना है, नीचे से मतलब यहाँ कौन है, देखिए न्यायाधीश बहुत बनेगा, ठीक। क्या देखिए अभी कौन है, अभी नहीं, देखिए कब तक, 2024 में, अभी वर्तमान में कौन है, सूर्यकांत है, क्या चीज, वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है, ठीक। लेकिन 51वां क्रम तक कौन था, संजीव खन्ना, ठीक, कौन है, संजीव खन्ना था। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था कौन, अभी वर्तमान में सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, यानी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक। यानी इससे पहले, इसके बाद कौन बना, जस्टिस सूर्यकांत ही बना। देखिए पहले कौन था, 50वां क्रम का था कौन, DY चंद्रचूड़, उसके बाद 51वां क्रम में कौन है, संजीव खन्ना, ठीक। उसके बाद कौन अभी अभी है वर्तमान में जो है कि सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत है, ठीक। इतना बात याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें देखेंगे क्या चीज, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो सबसे पहला जो चुना हुआ था 1951 में, उसमें जाके इलेक्शन कमीशन कौन बना था, इलेक्शन कमीशन था, प्रथम इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन, कौन था, सुकुमार सेन, इसको याद रखना। प्रथम इलेक्शन कमीशन कौन था, सुकुमार सेन था, कौन, सुकुमार सेन। कब बना था, 21 मार्च 1950। और इसको मतलब इसका पावर कब खत्म हुआ, मतलब पद धारण किया था 21 मार्च 1950 को, और इसका पद विमुक्त किया गया, मतलब रिटायर हो गया 29 दिसंबर 1958 को, ठीक। उसके बाद बना के सुंदरम, कौन था, के सुंदरम था। इसका कार्यकाल 20 दिसंबर, यानी कि 19 को इस्तीफा, मतलब खत्म हुआ इसका कार्यकाल, और 20 को नया बन गया। 20 दिसंबर 1958 से कब तक, 30 सितंबर 1967 तक चला, ठीक। अब इसको पूरा याद नहीं करना है, 2 ठो ऊपर से, यानी पहला वाला ज्यादा पूछता है, उसके बाद अगला अंतिम वाला। अंतिम यहाँ कौन है, राजीव कुमार है। लेकिन राजीव कुमार अभी इससे, अभी जो वर्तमान है इससे पहले वाला था राजीव कुमार। अभी कौन है, अभी है ज्ञानेश कुमार, जो कि बहुत चर्चा में है। ज्ञानेश बाबा बहुत चर्चा में, क्यों है चर्चा में, क्योंकि वह हमारे पूरा भारत में क्या करा रहा है, SIR करा रहा है, ठीक, इसीलिए वह चर्चा में। और उसका उस पर क्या है, आरोप भी लगता है कि ज्ञानेश बाबा क्या कर दिया है, मतलब ज्ञानेश बाबा मतलब चुनाव आयोग वह बिक चुका है, किसके द्वारा, BJP के द्वारा, ठीक। उस पर आरोप लगता है, पता नहीं क्या उस पर सच्चाई है। चलते हैं आप देखिए आगे। यहाँ अगला है इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल, यानी कि जो नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर देखिए उसका क्या क्या है। कहता है क्या जी, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी, यानी जिसको बोलते हैं आप, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। क्या चीज, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ने 2023 में, किसको, 2023 में आम आदमी पार्टी मतलब आपको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, क्या जी, तृणमूल कांग्रेस TMC, उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP मतलब यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक, नेशनल कांग्रेस पार्टी, उसी को बोलते हैं राष्ट्रपार्टी, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अगला है
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अपनी राष्ट्र पार्टी होने की दर्जा खो दिया। अच्छा, 2023 में ही तो किसको, जो केजरीवाल का जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका जो सर्वे सर्वा कौन है, केजरीवाल है। 2023 में उसको राष्ट्र पार्टी का मान्यता मिला। उसके बाद है, उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस जिसको बोलते हैं टीएमसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इस सब का जो राष्ट्र का जो उसका दर्जा था राष्ट्र पार्टी का, उसका खत्म कर दिया गया। ठीक, अगला है मतलब दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्र पार्टी में शामिल दलों की संख्या 6 रह गई है, यानी कि कुल मिलाकर क्या गो 6 गो, यानी 6 पार्टी राष्ट्र पार्टी है। क्या गो है, 6 पार्टी जो है कि राष्ट्र पार्टी है। उसके बाद आइए अगला, भारतीय यानी कि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। यानी कि जब पहले चुनाव हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था, 1951 में चुनाव हुआ था, लेकिन दर्जा दिया गया कब, 1952 में क्या वो पार्टी को, 14 पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया गया। यहाँ लिखा है तो 14 दलों को मिली थी राष्ट्र पार्टी का दर्जा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रह गई है, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रह गई है। देखिए, यानी कि दलों को मिली इस सूची में अब मात्र, इस सूची में अब मात्र, यानी पहले वाला पार्टी का जो है, पहले वाला पार्टी जैसे पहले जो चुनाव हुआ था 1951 में, लेकिन राष्ट्र पार्टी का दर्जा कब दिया था, 1952 में, लेकिन उस समय 14 को दिया था। ठीक, लेकिन उस 14 में से सब खत्म हो चुका है पहले जमाने वाला, लेकिन उसमें से एक तो बचा है कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। ठीक, उसके बाद है भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। यानी कि उसमें जो पहले जमाने में जो तय किया था 1952 में, उसमें से मात्र क्या जी कांग्रेस जो अभी वर्तमान वाला है वो, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ठीक वही तो रहा है। मगर बाद सब खत्म हो गया, सब मिल गया किसी न किसी पार्टी में, और किसी का तो राष्ट्रता खत्म हो गया, मतलब राष्ट्र पार्टी का दर्जा खत्म, मतलब दर्जा जो है उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन 2016 में एक नियम, यानी 2016 के नियम के अनुसार देश में 2016 में ऐसा विधेयक लाया गया कि हर एक 10 वर्ष के बाद यह मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन सा पार्टी राष्ट्र पार्टी रहेगा, कौन सा पार्टी नहीं रहेगा। वही है, यहाँ सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। ठीक, अगला है एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्र पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्त, यानी कि किस पार्टी को हम कब राष्ट्र पार्टी मानेंगे। ठीक, तो वह कंडीशन है नीचे में, वह देखिए 3 कंडीशन है, कौन है, 3 अलग अलग कंडीशन है, उसको देखना है। पहला कंडीशन है इसमें कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीट, यानी कि यदि कोई पार्टी 3 राज्य कम से कम करते हैं, 3 राज्य में यानी 3 अलग अलग राज्य से, मतलब एक के राज्य में 3 अलग अलग राज्य से लोकसभा में 2% सीट, यानी कि 2014 तक सीट 11 जीती है, यानी मतलब कि 2% सीट जीती है। ठीक, 2% मतलब 11 सीट। और दूसरा नंबर में है लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को कम से कम 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिले, यानी कहता है कि 4 को लोकसभा सीट होना चाहिए और उसके अलावा 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट, उसको 6% वोट मिले, वोट है कि 6% वोट मिले। ठीक, अगला है इसमें कि एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तब जाकर वह राष्ट्र पार्टी बनेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे है इसी में क्या है, यानी कि 6 गो है, यही 6 सब क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। देखिए कौन सा पार्टी है इसमें है, यानी कि भारत में सभी राष्ट्र दलों की सूची, मतलब राष्ट्र पार्टी का जो है उसका सूची। पहला नंबर में देखिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं बीजेपी। क्या जी, बीजेपी। इसका स्थापना कब हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को। कब, 6 अप्रैल 1980 को किसका स्थापना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का जन्म कब हुआ था, 6 अप्रैल 1980 को। अगला है 1980। उसके बाद है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस INC। क्या जी, INC का जन्म कब हुआ था, देखिए इसका जो है इसमें आंसर, अच्छा ठीक है क्या जी, इसका 1980 में हुआ था। लेकिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर 1885 में, देखिए
यहाँ करता है, यहाँ 1980 है और यहाँ 1885 है। यह जो बीजेपी है क्या जी, बीजेपी जब देश आजाद हो रहा था तब इसका पता भी नहीं था, किसका, बीजेपी का। लेकिन कांग्रेस देखिए, कांग्रेस कब से बना है, कांग्रेस बना है 1880 से, ठीक। लेकिन तब पर भी क्या कहता है बीजेपी वाला, क्या क्या कांग्रेस कितने साल में, 70 साल में। चलिए, जिस समय जिसका जन्म नहीं हुआ है उसको क्या पता कि उस समय क्या हुआ है ना, ये सिंपल बात है। जब तक आदमी का जन्म होगा तब तो देखेगा कि क्या क्या हो रहा है। जब उसको जन्म देखिए कब हुआ है, 1980 में, ठीक। देश आजाद कब हुआ है, देश आजाद हुआ है 1947 में, 50 साल, लगभग 50 साल, 50 साल से थोड़ा कम है। 50 साल के बाद जो आएगा उसको क्या पता कि 50 साल पहले क्या हुआ है। चलिए अब आइए आगे, आगे कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोलते हैं मार्क्सवादी, इसका जो है कि इसका स्थापना क्या हुआ था, कहते हैं 7 नवंबर 1964 को। कब, 7 नवंबर 1964 को हुआ है। अगला है आम आदमी पार्टी, इसका तो 2012 में, कब, 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी। और इसका संस्थापक कौन है, इसका संस्थापक है, आम आदमी पार्टी का संस्थापक कौन है, केजरीवाल है, ठीक। लेकिन कांग्रेस का कौन है, कांग्रेस का संस्थापक ए ओ ह्यूम है, क्या, ए ओ ह्यूम, लेकिन इसका तो कोई मतलब नहीं, इसका कौन स्थापना क्या इसको पता नहीं। लेकिन देखिए इसको जो है इतिहास में इसको पढ़ा ही नहीं जाता है पार्टी को, ठीक, हल्का फल्का है, लेकिन कांग्रेस को इतिहास में पढ़ा जाता है। अगला आइए, अगला कहता है कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी वाला है, उसका स्थापना का हुआ 7 नवंबर 1964 को। अगला आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को। आगे देखिए, आगे बहुजन समाज पार्टी, जिसको बोलते हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना 14 अप्रैल, इस पर कब, 14 अप्रैल 1984 को हुआ है। किसका, 14 अप्रैल 1984 को, ठीक। 14 अप्रैल 1984 को किसका, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना, जिसको बोलते हैं बीएसपी, उसका स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुआ है। अब उससे आगे छठा नंबर में नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको बोलते हैं एनपीपी, क्या जी, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका जन्म जो हुआ है, मतलब स्थापना हुआ है 6 जनवरी 2013 को। कब, 6 जनवरी 2013 को हुआ है, ठीक। कहते 6 जनवरी 2013 को। अब चलते हैं आगे, अच्छा आगे है इसी में, अब देखते हैं थोड़ा सा, अब आया प्रधानमंत्री का, क्या जी, प्रधानमंत्री का। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इसमें भी ज्यादा नहीं लोचा, पहला वाला और लास्ट वाला याद करना है तो होता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पहला क्रम का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से, कब, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा, ठीक। यह जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु पदावधि के दौरान हुई, यानी कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यह प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उसका मृत्यु हो चुका, मतलब मृत्यु हो गया, तो यह प्रथम प्रधानमंत्री था, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, अगला इसी में क्या चीज, दूसरा नंबर में है गुलजारी लाल नंदा, कौन है, गुलजारी लाल नंदा। अच्छा देखिए ये कथन में पूछता है, क्या कथन में पूछता है, ठीक, उसको याद करना है सबको। गुलजारी लाल नंदा सेकंड नंबर वाला प्रधानमंत्री था। यह कब बना था, 27 मई 1984 से लेकर कहते हैं 9 जून 1964 तक रहा। इसका जो क्या है, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। कार्यवाहक मतलब होता है, जैसे देखिए कोई कार्यकाल प्रधानमंत्री है, जो मतलब जो सिटिंग प्रधानमंत्री है, उसका आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तो जब मृत्यु हो जाएगा तो उसका काम कौन करेगा, तो जो काम करेगा ना उसी को बोलते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक। क्या हो जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो गुलजारी लाल नंदा क्या था, कार्यवाहक प्रधानमंत्री था। उसके बाद तीसरा नंबर में जो बना वह था लाल बहादुर शास्त्री, क्या था, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसका मृत्यु कहाँ हुआ था, विदेश में हुआ था, इसमें लिखा होगा, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुआ था, क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, ठीक। ताशकंद समझौता का नाम सुने होंगे, ताशकंद समझौता, तो क्या चीज, लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु हुआ था ताशकंद समझौता के दौरान, मतलब समझौता करके आया, पता नहीं क्या परेशानी में क्या 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 नहीं पता, लेकिन समझौता करने के बाद उसका मृत्यु हो गया, किसका, लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक। तो एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसको क्या जी, कार्य कोई काम के लिए विदेश में ही उसका मृत्यु हो गया, लिखा है प्रथम प्रधानमंत्री जिसकी विदेशी, यानी कि जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा मतलब होता है कि देश के काम से गया था, ठीक। तो आधिकारिक यात्रा के दौरान उसका मृत्यु हो गया। अगला है क्या नंबर में, नंबर 4 क्रम, चौथा क्रम का गुलजारी लाल नंदा। पहले देखिए, पहला क्या बना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना, उसके बाद कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री का जब मृत्यु हुआ तो वह जो है क्या हो गया, फिर बना कौन, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा यानी कि प्रथम
प्रथम जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा के भाग में क्या है, सिर्फ वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बनेगा, क्योंकि उसके पास एक बार एक्सपीरियंस आ गया है, क्या जी, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का। फिर दूसरी बार क्या बना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बना। अगला है 5वां नंबर में आया कौन,